नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री और मॉडल आयशा एमन से। आयशा एमन का जन्म पटना बिहार में हुआ। आयशा एमन एरोनॉटिकल इंजीनियर है। आयशा एमन ने CWJC के एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। आयशा एमन एक ट्रेंड कथक डांसर भी हैं। आयशा ने मॉडलिंग से अपने सफर की शुरुआत की और 2015 में मिस इंडिया इंटरनेशनल की विजेता रही हैं। तो वहीं आयशा ने टोक्यो में मिस इंटरनेशनल कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। आयशा ने मधुर भंडारकर की फिल्म इंडिया लॉकडाउन से फिल्मी सफर की शुरुआत की है। तो netmed.com के एड फिल्म में महेंद्र सिंह धोनी के साथ अभिनय किया है। तो इमामी फेयर एंड हैंडसम क्रीम के विज्ञापन फिल्म में शाहरुख खान के साथ भी एक्टिंग की है। तो पैनासोनिक ब्यूटी एम्बेसडर भी रही हैं। वहीं जापान टूरिज्म की इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। आयशा एमन बहुत जल्द वेब सीरीज AK47 में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके मॉडलिंग और अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं मॉडल और एक्टर आयशा एमन। आयशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार। आयशा जी, आपकी अगर बात करूं तो आप एरोनॉटिकल आप इंजीनियर रही हैं। जो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपने फर्स्ट रैंक हासिल की थी। तो इतनी अच्छी आप पढ़ाई में थी, तो अक्सर जो इतना अच्छा पढ़ाई में होता है तो फिर वो पढ़ाई के बाद जो जॉब्स होती है उसी तरफ जाता है वो। और अक्सर हमने देखा है कि जो इस ग्लैमर फील्ड में या एक्टर एक्ट्रेस होता है, जो खासकर या स्पोर्ट्स पर्सन भी होता है, तो उसका पढ़ाई की तरफ रुझान थोड़ा कम रहता है। तो आप इतनी अच्छी आप पढ़ाई में थी, फर्स्ट रैंक आपने हासिल किया, फिर कैसे आपका इस तरफ रुझान हुआ? या आप दोनों में ही हमेशा से आपका ये था कि जो मैं कर रही हूं मुझे बेस्ट करना है? देखिए, ये सारी चीजें तो किस्मत की बात होती है, रुझान की बात तो बाद में आती है। हम्म। मैं बनना चाहती थी हमेशा से इंजीनियर, जी। एरोनॉटिकल इंजीनियर। और हाँ, ये भी है कि मैं कहीं ना कहीं मन के कोने में था कि मैं ऐसे मिस इंडिया या फिर हम्म। कुछ ग्लैमर फील्ड में जाऊं। बट चूंकि मैं पटना से बिलोंग करती हूँ और वहां पे ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वहां पे मैं अपनी कुछ ऐसे आजमा सकती थी अपनी किस्मत। तो जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने एरोनॉटिक्स के साथ साथ अपना जो पैजेंट्री है, जो मिस इंडिया है और हम्म। जो एक्टिंग की चीजें थी, वो मैंने स्टार्ट कर दी। हम्म। तो शुरुआती जो समय रहा जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, उसी के साथ आपने ये जो मॉडलिंग का करियर है वो भी आपने शुरू किया। तो शुरुआत में फिर किस तरह से आपका जो एक उसमें था जाना हुआ, कैसे हुआ और इंस्पायर्ड आप कैसे हुए, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने किसी मॉडल्स को आपने देखा या फिर कैसे जुड़ना हुआ, या किसी आपके मित्र ने आपको कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई इन दिस फील्ड, तो कैसे इसमें जाना हुआ, मैं ये भी जानना चाहूंगा। एक्चुअली मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करूं हम्म। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद। जी। बट कहीं ना कहीं मेरे पिताजी, मेरे डैडी, वो चाहते थे कि मैं ग्लैमर फील्ड में भी आजमाऊं। तो हम्म। जैसे ही मैंने उन्हें अपनी उनको बताया कि मैं कुछ मिस इंडिया वगैरह में ट्राई करना चाहती हूँ, जी। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हम्म। और उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, अपने पापा की वजह से। और जी। वही है मेरे आइडल, और उन्हीं की बातें मैं फॉलो करती हूँ, उन्हीं के सपने पूरा करने के नहीं, लिए यहाँ बिल्कुल पर हूँ आपने मैं। खूबसूरत बात आपने जी। शेयर की। नहीं तो अक्सर हमने देखा है जो फादर होते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, और उनको जब पता चलता है कि उनकी जो बेटियां हैं या बेटी हैं वो इससे ग्लैमर फील्ड में, एक्टिंग या मॉडलिंग फील्ड में जाना चाह रही हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि वो मना करते हैं। वो कहते हैं कि आप पढ़ाई की तरफ जाइए। लेकिन वो जो माँ होती है वो ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है बेटा तुम्हें जो करना करो। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत आपने जिक्र किया कि आपके फादर ने कहा कि बेटा तुमको इस फील्ड में जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि समाज का नज़रिया भी थोड़ा बदलना चाहिए। कि जो हमने जो जी। अक्सर देखा है, जो पिताओं को हमने देखा है खासकर हमारे हिंदुस्तान में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। और बिल्कुल आपने उसका जिक्र भी किया कि कैसे आपके फादर ने आपको कहा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। तो शुरुआती जो सफ़र था आपका, उसको आपने कैसे शुरू किया? आप पटना बिहार से थी कि आपने वहीं पर कोई मॉडलिंग एजेंसी आपने ज्वाइन की, और किस तरह से हुई आपकी शुरुआत स्टेप बाय स्टेप, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, पटना बिहार में या कोई भी छोटे स्टेट में, इंडिया हम्म। के कोई भी स्मॉल स्टेट्स में, मैं किसी स्टेट को स्मॉल नहीं कह रही, हम्म। बट अकॉर्डिंग टू उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स या जो भी वहाँ हम्म। के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। जी। वहाँ पे इतनी प्लेटफॉर्म्स थे नहीं, तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो मुझे
ऐसा कुछ था नहीं कि मैं बिल्कुल ही मॉडलिंग करूँ या एक्टिंग या ग्लैमर फील्ड में जाऊँ। मैं हम्म। जो कर रही थी इंजीनियरिंग में उसी में आगे बढ़ना चाह रही थी। हाँ, हम्म। बट कहीं ना कहीं था ये कि मैं ऐसा कुछ करूँ। हम्म। तो मैंने जैसे पहले ही आपको कहा कि ये सारी बातें तो किस्मत की होती हैं। तो हम्म। अ, एक दिन कुछ हुआ और मैंने वहां पे जो स्टेट लेवल का पेजेंट होता है वहां पे पार्टिसिपेट किया मैंने। जी। और वहां पे पार्टिसिपेट करने के बाद मैं सेकंड रनर अप बनी। हम्म। तो फिर उसको कहते हैं ना एक स्वाद लग जाना। हाँ। तो फिर नेक्स्ट ईयर मैंने कुछ और पेजेंट्स थे वहां पे जो स्टेट लेवल के थे। पढ़ाई करते के साथ साथ मैंने फिर कोशिश करी और जी। फर्स्ट रनर अप बनी। फिर मैं उसके बाद में आगे बढ़ी तो एक पेजेंट था जिसमें मैं जीत गई। जी। फिर मैंने अपने पापा को बोला कि पापा अब तो यहाँ तो मैंने सब कुछ जीत लिया है हाँ। फाइनली। अभी आगे क्या करना है, आगे हम्म। क्या करूँ। तो पापा ने कहा कि क्या करना है आगे, पढ़ाई कर रही हूँ और क्या करना चाहती हूँ। हम्म। मैंने कहा मैं मिस इंडिया में जाना चाहती हूँ। हम्म। तो पापा तो घर वाले, माँ तो जो होती है वो हमेशा सपोर्ट करती है अपने जी। बच्चों की खुशी में, उनकी खुशी होती है। बिल्कुल। तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि माँ ने कुछ बोला या सपोर्ट नहीं किया, वो हमेशा कदम से कदम मिला के मेरे साथ रही है, हम्म। हमेशा। लेकिन बाकी जो घर वाले होते हैं, बाकी जो आपकी सोसाइटी होती है, वो कहती है अच्छा ये क्या, पढ़ाई पढ़ाई करते करते ये मिस इंडिया करना, बड़ी अजीब सी बात थी जी। उनके लिए। लेकिन पापा थी साथ में, मम्मी थी साथ में। हाँ। तो एक सफर स्टार्ट हुआ और जो फिर स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी। अच्छा, फिर जो मिस इंडिया सबसे में आई। जी, हाँ। फिर 2015 में मिस आप इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल। जी। जी, 2015 में आप मिस इंडिया इंटरनेशनल की विजेता रही हैं। तो कैसा इसमें आपका था, क्योंकि जब आप बिहार में थी, जब आप पटना में थी, तो आपने खुद कहा कि वहाँ पे जो ऑलमोस्ट जो कंपटीशन थे, आपने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया था और एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया था। इसके बाद आप चाह जी। रही थी कोई ऐसे एक कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, और डेफिनेटली 2015 में आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। तो कैसे, जी। जब आप इसमें आपने पार्टिसिपेट किया, तो क्या कुछ जहन में उस वक्त चल रहा था कि आप इसमें विजेता रहेंगे, और इसके लिए कैसे आपने तैयारी की थी? देखिए कोई भी कंपटीशन, मुझे लगता है कि आप कहीं पे भी पार्टिसिपेट करते हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो आधी जीत तो आपकी वही हो जाती है जब आप इसके लिए अपना माइंड मेकअप करते हो। 50% आप कोई भी कंपटीशन तभी जीत लेते हो जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो या उसके लिए खड़े होते हो या उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देते हो। और बाकी की 50% जो चीजें होती है वो तो किस्मत पे भी डिपेंड करता है, आपके आपके हार्ड वर्क डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। तो मैंने मिस इंडिया इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रही थी, मैं मिस इंटरनेशनल के लिए। तो ऑफ कोर्स मेरे लिए विनिंग जो टारगेट था वो इम्पोर्टेंट था। जी। थी और उसी के अकॉर्डिंग मेहनत कर रही थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं डेडिकेशन दे रही थी। हम्म। और तो मुझे लगता है कि अगर आप सच्चे मन से किसी चीज के लिए मेहनत करोगे और सोचोगे तो वो हम्म। जरूर मिलता है। अच्छा, इसमें किस तरह से एक तैयारी रहती, क्योंकि अक्सर जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस फील्ड में जाना चाहते होंगे, किस तरह के इसमें स्टेजेस रहते हैं, और क्या कुछ कॉम्पिटिशन्स में होता है, हम चाहेंगे थोड़ा सा अगर आप बता दें इसे, मिस इंडिया इंटरनेशनल को लेकर, तो जो नए मॉडल्स इस फील्ड में जाना चाहे थोड़ा सा उनको हेल्प मिलेगा। और आपके एक्सपीरियंस वो डेफिनेटली सुन रहे होंगे, तो कैसे विजेता की तरफ जा सकते हैं, कैसे विजेता बन सकते हैं, उससे भी मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क और हम्म। डेडिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी फील्ड में आप जाओ, चाहे पेजेंट्री हो, मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, पढ़ाई हो। मैंने एरोनॉटिक्स की है, उसमें भी अच्छा खासा था मेरा। तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस होना, डेडिकेशन होना, हार्ड वर्क होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। हम्म। और बाकी जो आपको चीजें मिलती हैं, जो टास्क मिलते हैं, जो आप कंप्लीट करते जाओ, आप उसमें बिल्कुल भी कटौती मत करो। हम्म। और रही बात पेजेंट्री की, तो ऑफ कोर्स अपने आप को फिट रखना और एक्सरसाइज करना। अ, जो भी आपको, जैसे मैंने टास्क बोला, तो अगर आप पेजेंट्री में जाते हो, हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को फिट रखना। हम्म। आप फिट तो दुनिया फिट, आप फिट तो आप फिट। बिल्कुल। ये वाला मंत्र अगर आप अपना हाँ। लेते हो तो फिर वो सही है आपके लिए। जी। और हाइट क्राइटेरिया होती है। हम्म। कुछ 5'5", अभी तो 5'5" हो गई है। जी। 5'5" अगर आप हो तो आप किसी भी पैजेंट में पार्टिसिपेट कर जी, सकते हो। 5'5" और फीमेल के अगर लिए। फीमेल के लिए, हाँ। हाँ 5'5" फीमेल के लिए। हम्म।
और ऐसा कुछ भी नहीं, मैं एक बात बोलना चाहूंगी लड़कियों को कि क्या होता है ना कि लड़कियां सोचती हैं कि अगर हम पेजेंट्री में जाना चाहते हैं हम्म। तो हमें डाइट करनी है और हमें बिल्कुल इतने पतले हो जाना है कि बिल्कुल उसको फिट नहीं कहते हैं। हाँ। वो कभी भी आप अपने ऊपर ऐसे अत्याचार मत जी। कीजिए कि अगर पेजेंट्री में जाना है तो आपको बिल्कुल पतले होना है, डाइट करना है और खाना नहीं हम्म। खाना है। ऐसा नहीं है, खूब खाइए, खूब एक्सरसाइज कीजिए, हम्म। उसको फिट कहते नहीं, हैं। ये आपने सही मंत्रा दिया और कि जी बिल्कुल डेफिनेटली हम इस दुनिया में हैं। अगर स्वादिष्ट व्यंजनों का अगर आप स्वाद नहीं चखते हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि जिंदगी फिर तो व्यर्थ है। तो आप खाइए, खूब स्वादिष्ट व्यंजन खाइए, लेकिन हाँ लिमिटेड खाइए। और आप व्यायाम जो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसका बिल्कुल ध्यान रखिए। और ये बहुत ज़रूरी है, आपने बिल्कुल सही कहा। नहीं तो अक्सर हमने देखा है कि अक्सर लोग डाइट की तरफ जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये मत राइट खाइए वो मत खाइए, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है इस बात का असर ज़रूर होगा। क्योंकि आपकी फोटोज बिल्कुल देख रहे हैं, आपने इतने बड़े बड़े पीजेंट कंपटीशन आपने जीते हैं। और जब आप जैसे लोग इस तरह की बातें करते हैं तो लोगों को लगता नहीं, खाना खाकर एक्सरसाइज करके भी हम फिट रह सकते हैं, सिर्फ डाइट पर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जैसे कि बिल्कुल शुरू से रहा है आपका, जब आप पटना में थी तो आपने वहाँ के सारे कंपटीशन जीत लिए, उसके बाद फिर आप मिस इंडिया इंटरनेशनल में भी आप विजेता रही। उसके बाद फिर आप अपनी दुनिया को और बड़ा करना चाहती थी, फिर आप टोक्यो गई, वहाँ पर जो मिस इंटरनेशनल कंपटीशन था उसमें आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो वाकई एक जी बहुत बड़ी बात होती है इंडिया के लिए भी ये। क्योंकि आप जब अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे देश में, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि उस वक्त आप आयशा इमन नहीं है, उस वक्त आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो क्या बिल्कुल। कुछ खास था उस वक्त, कैसी फीलिंग्स थी, और कैसा कैसा एक्सपीरियंस था, वो जानना चाहेंगे। देखिए, जो अभी आपने बोली कि उस समय आप आयशा इमन नहीं होते हो, उस समय आप नाम से नहीं जाने जाते हो, उस हम्म। समय आपको जब बुलाया जाता है तो आपको इंडिया के नाम से बुलाया जाता हम्म। है। अभी भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं जब मैं ये बिल्कुल। बात कह रही हूँ तो। आपने बोला मुझे भी इधर आ रहे हैं क्योंकि जब भी इंडिया का नाम जिक्र होता है तो मुझे लगता है कि हर भारतीय को गूज़बम्प आता है, उसमें कोई शक नहीं है। जी, आप लाखों करोड़ों लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हो तब, और वो एक अलग ही फीलिंग होती है। अगर हम्म। उनको आपको बुलाना होता है तो वो कहते हैं इंडिया। हम्म। वो आपका नाम बन जाता है, वो आपका देश आपका नाम बन जाता है। वो लाखों करोड़ों लोग, मतलब उसके एक आप रिप्रेजेंटेटिव होते हो। जी। वो एक फीलिंग वो बयान नहीं हो सकती है, वो हम्म। बहुत ही स्पेशल है। और आई थिंक मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे कि मुझे मौका मिला कि मैं अपने जी। देश को रिप्रेजेंट करूं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। और उस समय बहुत हमारे देशवासियों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अलग ही फीलिंग होती है, बिल्कुल। बहुत ही स्पेशल। अच्छा, दोनों कंपटीशन की अगर बात करूँ, हाँ, अगर नेशनल कंपटीशन की बात करूँ, इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करूँ, क्या कुछ इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है? और क्या कुछ इसके लिए आपने खास तैयारी की थी? क्योंकि जब आपने मिस इंडिया इंटरनेशनल में आप परफॉर्म किए थे, आप विजेता रहीं, और जब फिर आप मिस इंटरनेशनल में आपने टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो क्या कुछ इसके लिए आपने खास तैयारी की होगी? क्योंकि वहाँ पर आपके जो देश के लोगों के साथ आपका कॉम्पिटिशन नहीं है, तमाम तरह के देश के लोग वहाँ पर मौजूद है, सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपने देश को, वहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन करना है। तो इसके लिए क्या कुछ आपने खास तैयारी की थी, और क्या कुछ जहन में आपने रखा था, अपने आप को आपने किस तरह से तैयार किया था? देखिए, मेरा मानना है कि कंपटीशन तो कंपटीशन हम्म। होता है। अगर आगे बढ़ने की चाहत नहीं होगी तो फिर वो कंपटीशन किस चीज का। जी। हाँ, लेकिन ये जो भी चीजें होती है, जो भी प्रतियोगिता होती है, जो भी कंपटीशन होती है, उसमें एक पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़िए। किसी को हम्म। हर्ट करके, किसी को गिरा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। हम्म। तभी एक आप जब जीतते हो तो तभी एक आप सच्चे विजेता बनते हो। और जब नेशनल लेवल की चीजें हो रही थी तो भी मेरे मन में यही था कि मुझे जीतना है। हम्म। मैं बस अपने आप पे फोकस कर रही थी। और जहाँ इंटरनेशनल की बात है तो वहां पे भी मुझे ऐसा ही लगा था कि मुझे जीतना है। हम्म। और जब जीतने की ख्वाहिश लेकर जाते हो आप तो वो एक अलग ही बिल्कुल। चीज होती है, लेकिन ठीक। हम्म। पॉजिटिविटी के साथ। ऐसा नहीं कि आप कोई नेगेटिव थॉट लेके जा रहे हो या अच्छा, इसमें इसमें मैं एक ऐसा सवाल ये कुछ। भी करना चाहूँगा कि हमारे खुद के ग्रूमिंग के ऊपर तो काम करना ही है, लेकिन क्या ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन होंगे, हमारे सामने कौन होगा, उनकी भी थोड़ी जानकारी, और वहाँ पर किस तरह की चीज़ें रहती हैं, ताकि हम उनसे अपने आप को बेहतर कर सकें। क्योंकि अगर हमको पता है कि हमारे सामने कौन है, कौन से देश के लोग खड़े होंगे, और किस तरह से उनका एटीट्यूड रहता है, और वो कितने कितने स्ट्रांग है, तो क्या ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमको पता होगा कि हमारे कंपटीशन में कौन है, वो कितने स्ट्रांग है, तो हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर स्ट्रांग बना सकते हैं। बिल्कुल, जब आप क्रिकेट के फील्ड में उतरे हो, अगर हम्म। बैटिंग कर रहे हो तो आप
जो बॉलिंग करने आ रहा है, हाँ आप उसके बारे में तो पता करोगे कि कौन बॉलिंग जी करने आ रहा है और कैसी बॉलिंग करने वाला है। तो हाँ। ये तो अच्छा, बिल्कुल तो मैं ही ये जानना चाहूँगा, जब आप टोक्यो में थे तो आपने कौन-कौन से खास देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं और आपने उनके ऊपर फोकस रखा था कि मुझे इनके साथ मेरा थोड़ा कड़ा मुकाबला हो सकता है। तो कौन-कौन से ऐसे देश थे जिसको आपने चेक लिस्ट में आपने शामिल किया था? सारी कंट्रीज, अच्छा। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं था जी। जहां से वहां की रिप्रेजेंटेटिव जो आ रही थी हाँ। वो वीक थी, क्योंकि वो अपने देश से चुनी हुई एक जी। प्रतिनिधि थी और वो बेस्ट थी। हुँ। सारे लोग बेस्ट होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई खराब है या है, जी। लेकिन वो एक एक लड़की आ रही थी, एक एक कंटेस्टेंट आ रही थी जो अपने उसके देश ने उसको चुन के भेजा है। हुँ। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा उस समय कि ये कम है, इस कंट्री से आने वाली लड़की कम है, कंटेस्टेंट कम है, या उस कंट्री से आने वाली कंटेस्टेंट ज्यादा जी। स्ट्रांग है। सब स्ट्रांग थे वहां पे, नहीं, और सब बिल्कुल, अच्छे थे बिल्कुल वहां आपने ये पे। सही कहा, क्योंकि किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, नहीं तो कब बिल्कुल। कौन आपके ऊपर हावी हो जाए, इसलिए सबको आपने हाँ, बिल्कुल आपने पूरी तरह से तवज्जो दिया। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है बिल्कुल, कि अपने आपके सामने जो कॉम्पिटिटर खड़ा है, आप उसको कमज़ोर ना समझें। अच्छा आयशा जी, जो बिल्कुल। अक्सर इस फ़ील्ड में आता है, ग्लैमर फ़ील्ड में आता है, मॉडलिंग की फ़ील्ड में आता है, उसमें से अक्सर जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मुझे लगता है 99.9% ऐसे होते हैं, जो एक्टिंग की फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, और फिर आपका भी डेफ़िनिटली ये सपना होगा। तो जब आप इस मॉडलिंग की फील्ड में आई थी, तभी आपने सोच लिया था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, या फिर इतने सारे बड़े बड़े कंपटीशन जीतने के बाद फिर आपको लगा कि अब मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? क्योंकि जो फिल्म है आपकी, मधुर भंडारकर जो कि बहुत ही बड़े डायरेक्टर है, उनके साथ आपने फिल्म की शुरुआत की, जो कि इंडिया लॉकडाउन के नाम से फिल्म आई थी, आपने इसमें डेब्यू किया नहीं, था। आने वाली है, अभी अभी जी। आने वाली है। ओके, आने जी, वाली है फिल्म आपकी। जी, जी, क्योंकि जी। मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख रहा था, तो 2021 दिखा रहा था, तो उस वक्त ये शूट हुई थी 2021 में। अच्छा नहीं, वो हमारा चल रहा था बट अभी हाँ। रिलीज नहीं हुई है, अच्छा, लॉकडाउन के 2022 कारण ये की। चीज़ रुक गई थी। तो कैसा जी। एक्सपीरियंस था, और इसमें इस फ़िल्म में कैसे जुड़ना हुआ आपका? मैं ये भी जानना चाहूँगा। आ, पहले आपने बोला कि कंपटीशन करते करते मुझे ख्याल आया था, नहीं हुँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कंपटीशन करते करते ख्याल आया था। जब मैं मिस इंडिया कर रही थी तो मुझे लगा था कि मैं वापस इंजीनियरिंग में चली जाऊंगी, हुँ। बट वो कहते हैं ना, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता बनता गया, गया। हाँ। वैसे ही हो गया। जी। तो कंपटीशन के बाद कंपटीशन और ये चलते गया हुँ। चीजें, लेकिन लॉकडाउन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी एक्टिंग की तरफ स्विच करना चाहिए। हुँ। और ये मैं बता दूं कि लोगों को लगता है अगर कि मॉडलिंग और एक्टिंग और पेजेंट्री, एक्टिंग और मॉडलिंग एक ही है, तो ये हुँ। एक नहीं है। पेजेंट्री अलग है, मॉडलिंग अलग है जी। और एक्टिंग अलग है, प्रोफेशन तीनों अलग हैं। तो ये स्विच करना मेरे लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट था। ऐसा लग रहा था कि मैं जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, अगर हाँ। क्योंकि एक्टिंग मुझे नहीं पता थी कि क्या करूं मैं। हुँ। तो अब किस्मत की बात है कि फिल्म मिल गई मुझे मधुर हुँ। सर के साथ करने की, और हार्ड वर्क तो था ही। हाँ। और मैंने ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे बीच जी। में, और जो कि मुझे पसंद नहीं था मैंने नहीं किया। हुँ। मैंने सब्र किया, पेशेंस रखा, और जब ये मधुर सर की फिल्म में काम करने का मौका मिला तो मैंने कहा कि ये अच्छी शुरुआत है, और बिल्कुल, और जो मुझे मुझे खुद लगता है जो पद्मश्री मॉडल्स है हैं, और जो मुझे लगता है कि जो मॉडल्स हैं उनकी पहली पसंद डायरेक्टर मधुर भंडारकर ही होंगे, क्योंकि अक्सर उन्होंने इतनी सारी फ़िल्म बनाई है, चाहे हम फैशन की बात कर लें, चाहे कैलेंडर गर्ल्स की बात कर रहे हैं, उसमें सब जी, बहुत सारी जो नई मॉडल्स हैं, उन्होंने उनको मौका दिया और आगे चल के वो बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री जी, बनी जी। हैं, चाहे हम एक जी, सबसे इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से बिल्कुल। एक है वो, और और मैं मुझे तो लगता उनकी है बहुत मॉडल्स की तो शुक्रगुज़ार बड़ी हूँ कि फ़ेवरेट उन्होंने होंगे मुझे वो, मौका दिया। क्योंकि वो उनके ऊपर ज़्यादा फ़िल्में बनाते हैं वो। नहीं, नहीं, वो उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में बनाई, जी, उन्होंने जी, जी। सत्ता बनाई, आन बनाई, हाँ, बिल्कुल। जेल बनाई, और बहुत सारी टॉपिक्स जो जी। है, हाँ, ग्लैमर हाँ, अपना-अपना रुझान होता है बिल्कुल। लोगों का। अच्छा, बीच में तो आपने क्रिकेट का ज़िक्र किया था, तो आपने महेंद्र सिंह धोनी के साथ, जो कि बड़े सुपरस्टार क्रिकेटर हैं, आपने उनके साथ भी जी, एक ऐड किया नेटमेट.com का है। जो ऐड है, उसमें आपने उनके साथ काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे लगता है कि आपके भी बड़े फ़ेवरेट होंगे, और मेरे जब बड़े फेवरेट नहीं, मेरे फेवरेट ही है वो। और महेंद्र सिंह धोनी किसके फेवरेट नहीं है इंडिया में। जी, डेफ़िनिटली। तो कैसा एक्सपीरियंस था, और जब आपकी उनसे मुलाकात हुई बहुत ही होगी, अच्छा। तो क्या कुछ ख़ास आपने उनसे कहा और उन्होंने कुछ ख़ास आपसे कहा? अब मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू था। जी। आई वाज़ स्पीचलेस। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बट काम करना था, तो एज़ अ को-एक्टर मुझे काम करना था, तो कर रही थी। बट मैं फैन मोमेंट था मेरे लिए कि जी। महेंद्र सिंह धोनी मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनके सामने बैठी हूँ, और मैं
मैं कुछ नहीं कह सकती इनको क्योंकि मैं काम करने आई हूँ। मैं कैसे दिखाऊंगी मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मैंने बोला कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ। और हमारी कॉन्वर्सेशन हुई कि मैंने उनको बताया मैं भी बिहार से हूँ। जी। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा अच्छा अच्छी बात है। हम्म। और बस काम था, काम चल रहा था और कुछ नहीं ज्यादा। बाकी तो जी। फैन हूँ तो वो तो एक्साइटमेंट में कहीं छुपा नहीं सकती हूँ, मेरे चेहरे पर है। अच्छा, फिर ये बताइए कि शाहरुख खान के साथ भी आपने काम किया आपने, जी। तो उनके साथ फिर कैसा था? क्योंकि आप जब महेंद्र सिंह धोनी के साथ आप इनके एक्साइटेड थी, शाहरुख खान तो क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो दिलो जवा जो खासकर लड़कियां हैं उनके दिलों की अक्सर धड़कन है शाहरुख खान, तो उनके साथ भी आपने काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस था? कुछ आपने कहा कि सिर्फ आप उनको देखती रही उस वक्त? अब ऐसे लोगों के सामने, अब ऐसे जो आइडल हैं, जो पूरे यूथ के आइडल है, इंडिया जी। इंडिया के यूथ के आइडल है, अब उनके साथ अब काम करोगे तो एक, जब वो सामने आते हैं तो कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं ना जो आप उनको देखते रह जाते जी। हो। और मैं लकी हूँ टचवुड की, मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और किंग खान तो किंग खान है। बिल्कुल। अब उनकी बातें क्या कहनी, मैं मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, लोग जानते हैं कि अगर वो एकदम से सामने आ जाए तो फिर आप थोड़ी देर के लिए तो आप लॉस्ट हो जाते हो। बिल्कुल। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में इतने सारे अच्छे मोमेंट, इतनी सारी उपलब्धियां हैं, तो हर उपलब्धि पर बात करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय कम रहता है हमारे जी, पास, लेकिन कुछ जी खासकर बिल्कुल। चीज़ों पर मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। देखिए, अपने देश में तो अगर हम नाम कमाए थे तो बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन अगर दूसरे देश में भी अगर हमारा नाम हो तो बड़ी अच्छी बात होती है। तो आप जापान की टूरिज्म की, आप इंडिया में आप एम्बेसडर भी हैं, तो दूसरे देश का आप जो टूरिज्म प्रमोट कर रही हैं, तो वाकई ये इंडिया के लिए भी गर्व की बात है। और तो कैसा फीलिंग था, क्योंकि जब आपके पास ये ऑफर आया होगा कि आपको जापान टूरिज्म का आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है और इंडिया में आपको प्रमोट करना है जापान, और जापान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब आपके पास ये ऑफर आया तो वाकई कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा। अभी मैं ये सारी चीजें मैं आपको, ये फीलिंग्स मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जी। क्योंकि ये अगर मैं बता दूं, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छा था। हाँ। बट वो मोमेंट जब होता है, जब ये सारी चीजें आपके पास आती हैं, तो एक अलग ही प्राउड फीलिंग्स हाँ। आती है आपके अंदर, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यस आई डिड इट। हम्म। और अलग ही एक बात होती जी। है। अच्छा, मॉडलिंग के क्षेत्र में तो आपने इतना नाम कमाया है, और फिल्म भी बस अब आपकी आने वाली है, चाहे हम इंडिया लॉकडाउन की बात करें वो भी रिलीज होने वाली है। तो एक AK-47 है, उसमें तो आप लीड रोल में भी आप नजर आने वाली जी, हैं। तो इतनी जी। सारी, तो 2022 मुझे लगता है कि फिल्म का एक आपका एक बिल्कुल एक सफर जबरदस्त शुरू होने वाला है। तो ये जो AK-47 है, इसमें आप एज ए लीड रोल में नजर आएंगे, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप इसमें बताएं इस फिल्म के बारे में, अगर आप कुछ बता सकती हैं अपने किरदार को लेकर भी, क्योंकि जो मैंने कुछ जानकारी ली है कि आप इसमें एक रॉयल प्रिंस की भूमिका आप शायद निभा रही हैं। वो इंस्पेक्टर अविनाश है। अच्छा, वो वो एक और इंस्पेक्टर सीरीज अविनाश आ है रही है वो। मेरी। जी हाँ, हाँ, वो रणदीप इंस्पेक्टर रणदीप अविनाश है। रणदीप हुड्डा के साथ आप उसमें काम कर रही हैं जी, आप। जी, जी। जी। तो मैं उनके साथ काम कर रही हूँ इसमें। हम्म। और AK-47 जो सीरीज है, वेब सीरीज है एक्चुअली, हम्म। और ये बेस्ड है हमारे बिहार पे ही है, यूपी जी। बिहार पे बेस्ड है। और रवि किशन जी हैं इसमें, शेखर सुमन जी हैं हाँ। इसमें। और आई थिंक मई जून के आसपास ही रिलीज हो जाएगी। जी। और इंडिया लॉकडाउन में, जो कि मैं मधुर सर के साथ कर रही हूँ, उसमें प्रतीक बब्बर है। हाँ। अ, और सर तो खुद ही एक अलग ब्रांड है। बिल्कुल। मतलब अगर मधुर सर है तो और किसी की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली। तो इंडिया लॉकडाउन में उनके साथ कर रही हूँ। और इंस्पेक्टर अविनाश जो है वो जियो स्टूडियोज का है। हाँ। और उसमें रणदीप हुड्डा है। और मैं, फ्रेडी दारूवाला, आदर्श सुमन, जी। अभिमन्यु सिंह, अमित सियाल, तो बहुत सारे एक्टर्स हैं हम्म। इसमें। और उसमें मैं एक प्रिंसेस का कैरेक्टर कर रही जी। हूँ। चलिए, तो आयशा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य में जो भी सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक शुक्रिया। आपने मॉडलिंग में इतना नाम कमाया, अब आपकी एक फिल्मी पारी भी शुरू होने वाली है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सारी फिल्में आपकी हिट हो। और उसके बाद फिर बीच में जब फिल्में जब रिलीज होंगी उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास समय हो तो फिर बिल्कुल, दोबारा हम आपसे चर्चा करेंगे बिल्कुल, और इस फिल्म बिल्कुल, को लेकर क्यों फिर हम नहीं। बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, समय जी, निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम थैंक में यू, शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए मॉडल और एक्ट्रेस आयशा एमन से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।